हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है 5 reasons why China has grown faster than India। काफी अच्छा टॉपिक इन्होंने चूज किया है, लेसन्स फॉर इंडिया। तो डेफिनेटली इससे देख के लर्निंग तो मिलेगी कि क्या हमें करना चाहिए जिससे हम भी आगे बढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारत को आजादी 1947 में मिली और चाइना गृह युद्ध के बाद 1949 में बना। 1980 तक दोनों देशों की कंजर्वेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी थी। दोनों ही देश ग्रो नहीं कर पा रहे थे, पर 1990 के बाद चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला और 30 साल बाद आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2020 में चाइना की इकोनॉमी $14 ट्रिलियन है। आप ये कह सकते हैं इस समय दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी चाइनीज इकोनॉमी है। नंबर 1 नहीं है पर स्ट्रॉन्ग है। और वहीं भारत 2020 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, जो कि $3.2 ट्रिलियन है। इकोनॉमी वाइज चाइना भारत से आज 4 से 5 गुना बड़ा देश है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया इन बीते 30 सालों में कि आज वो भारत से इकोनॉमी में इतना आगे निकल गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। चाइना के आगे निकलने की पहली वजह चाइना की पॉलिसीज है। 1949 से 1978 तक चाइना की इतनी स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी थी कि वो ग्रो नहीं कर पा रहा था और ये बात चाइना ने जल्दी समझ ली। 1978 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर डेंग जाओपिंग ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। उन्हें पता था कि चाइना कभी भी अपने दम पे ग्रो नहीं कर सकता है, तो उन्होंने चाइना की इनर पॉलिसीज को बदलना चालू किया, फॉरेन रिलेशन को ठीक किया और फिर उसके बाद न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। इन रिफॉर्म में चाइना ने दूसरे देशों को परमिशन दी कि वो चाइना में इन्वेस्ट करे और बिजनेस स्टार्ट करे। जापान, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और मशीन्स खरीदी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया, मेक इन चाइना को बढ़ावा दिया, जिसका नतीजा आज चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है। चाइना की जीडीपी 1978 में $150 बिलियन की थी और आज 2020 में ये $14 ट्रिलियन की हो गई है। वहीं भारत में मेक इन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 2014 से हुई। चाइना ने 1978 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी। 36 साल का डिफरेंस है दोनों के बीच। कुछ लोग हमारे यहाँ 6 साल में ही मेक इन इंडिया को फेलियर बोल रहे हैं, जबकि मेक इन चाइना को सक्सेसफुल होने में 42 साल लग गया। कुछ लोग मेरे से हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि भारत ने 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था, पर उसके बावजूद भारत कभी भी चाइना की स्पीड से ग्रो नहीं किया। तो इसकी वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। चाइना में कंट्री को लेके कोई पॉलिटिक्स नहीं की जाती है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, जो पॉलिसी बना दी जाती है उस पर काम होने लगता है। वहीं हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है। जब भी कोई अच्छी पॉलिसी देश में आती है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें अपनी टांग अड़ा देती है। जब कांग्रेस थी तो बीजेपी यही करती थी, आज बीजेपी है तो कांग्रेस यही कर रही है। रिसेंट एग्जांपल आपको फार्म बिल में देखने को मिलेगा। फार्म बिल कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में भी था। कांग्रेस भी यही फार्म बिल लाना चाहती थी, पर आज सत्ता में वो नहीं है तो इसका विरोध कर रही है। चाइना में आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अगर कोई बिल या पॉलिसी ला दी तो उसका विरोध नहीं होता है और इसी के चलते चाइना लॉन्ग टर्म गोल सेट कर पाता है। चाइना की वन पार्टी सिस्टम के कारण ही चाइना लॉन्ग टर्म गोल सेट कर पाता है, क्योंकि देश में हर 5 साल में कोई इलेक्शन नहीं होता है, गोल्स विजन सब क्लियर होता है। तो इसका फायदा ये होता है कि चाइना आराम से स्ट्रेटेजिक और प्रॉपर प्लानिंग करता है और फिर उसी के चलते ग्रो करता है। वही भारत में हर 5 साल में इलेक्शन होता है, ऊपर से हर साल किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होता है। इसके चलते लॉन्ग टर्म गोल सेट करना नामुमकिन बन जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को भी पता होता है कि जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक उस प्रोजेक्ट में काम चलता रहेगा। जब सत्ता गई वो प्रोजेक्ट होल्ड हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, चाहे वो प्रोजेक्ट देश के लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो। एग्जाम्पल दूं तो बुलेट ट्रेन का ही प्रोजेक्ट देख लो। महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार थी तब तक प्रोजेक्ट चल रहा था, आज नहीं है तो प्रोजेक्ट होल्ड में चला गया और कुछ बेवकूफ इसको एनवायरमेंट से जोड़ रहे, कह रहे हैं पेड़ कटेगा। हद है। जब भी देश में डेवलपमेंट की बात आती है तो इन्हें एनवायरमेंट दिखने लगता है, और जब एनवायरमेंट क्लाइमेट कंडीशन की बात आती है तो इन लोगों को डेवलपमेंट बेरोजगारी दिखने लगता है। चाइना में आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है, वहां कंट्री की डेवलपमेंट पहले देखी जाती है। चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा स्टेप चाइनीज गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है। पिछले 30 सालों में चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया है। खूब रोड्स, हाईवे, ब्रिज, पोर्ट, रेल बनाया है, जिसके चलते चाइना में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो गई है। साथ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो गई है। इस प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते दुनिया भर की कंपनीज ने चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना चालू किया
और साथ में चाइना में नए बिजनेस भी खुलने लगे और धीरे धीरे चाइना मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन गया। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 1992 से 2011 तक चाइना ने ऑन एन एवरेज हर साल अपनी जीडीपी का 8.5% इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहीं भारत में सिर्फ 4.7%। इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस के साथ साथ चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ध्यान दिया है, क्योंकि चाइना को पता था कि उसके देश की आबादी बहुत है, सरकारी नौकरी उतनी है नहीं, तो जितना मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ेगा उतनी ही देश में बेरोजगारी कम होगी और साथ में देश की ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। और ऐसा हुआ भी। आज के समय चाइना मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 देश है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में ही है। आज चाइना में हर चीज बनती है, एक सुई से लेकर एरोप्लेन तक। बहुत सी कंपनी आज भी चाइना से अपना बिजनेस शिफ्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज के टाइम चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना इतना सस्ता है कि उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। चाइनीज गवर्नमेंट ने पिछले 30 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत आसान हो गया है। इसके अलावा चाइना ने टैक्स सिस्टम को आसान बना दिया है, लेबर लॉ को ठीक किया है, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को इजी कर दिया है, कंपनीज को एक्सपोर्ट में इंसेंटिव्स देना स्टार्ट किया है, लोन फैसिलिटी को इजी कर दिया है। इन सब के चलते चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना आज के समय लोकल और ग्लोबल कंपनीज के लिए आसान और सस्ता हो गया है। और इसके चलते आज चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर देश है। चाइना की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 40% है। दुनिया के किसी भी देश के इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में चाइना जितना नहीं है। हमारे देश में कुछ लोग एफडीआई को लेकर रोते रहते हैं कि एफडीआई अच्छा नहीं है, फॉरेन कंपनीज कब्जा कर लेंगी, ईस्ट इंडिया वाला हाल हो जाएगा, अजीब अजीब ज्ञान देते। पर शायद उन्हें पता नहीं है कि चाइना एफडीआई के चलते आज इतना ग्रो कर पाया है। चाइना कोई अमीर देश नहीं था, वहां पे भी गरीबी थी। वहां की सरकार ने एफडीआई की पॉलिसी को ठीक किया, जिसके चलते 1990 से चाइना में इन्वेस्टमेंट होने लगी और आज इसी इन्वेस्टमेंट के दम पे चाइना सबको आग दिखा रहा है। जहां 1990 में चाइना में सिर्फ 3.4 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था, वही 2019 में अमेरिका से ट्रेड वॉर होने के बावजूद चाइना में 155 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया था। वहीं भारत में 60 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आता है तो लोग चिल्ला देते। आपको बता दूं कि 2013 में चाइना में 290 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया था। अगर इतना एफडीआई भारत में आ गया तो पता नहीं कितनों को हार्ट अटैक आ जाएगा। चाइना के लेबर कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनने के पीछे एफडीआई भी एक रीजन है। अगर चाइना में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता तो आज चाइना इतना ग्रो ही नहीं कर पाता। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ चाइना ने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में फोकस रखा। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हर साल बढ़ रहा है और उसी तरह चाइना का एक्सपोर्ट भी हर साल बढ़ रहा है। 2019 में चाइना का 3.8 ट्रिलियन डॉलर का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट था, उसमें से 2.6 ट्रिलियन डॉलर चाइना ने एक्सपोर्ट कर दिया। चाइना हर साल जितना सामान बनाता है आधे से ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर देता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार भारत तो कभी भी चाइना के आसपास नहीं पहुंच सकता, भारत में बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है, मैं प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। भारत का सर्विस सेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। भारत का सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और सर्विस सेक्टर में खासकर आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और ये इकलौता ऐसा सेक्टर है जो चाइना से अकेला टक्कर लेता है। चाइना की आईटी इंडस्ट्री की मार्केट साइज 2020 में 180 बिलियन डॉलर्स की है। नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आईटी इंडस्ट्री की मार्केट साइज 2019 में 180 बिलियन डॉलर्स की थी। 2020 में आपको ये और बढ़ती हुई नजर आएगी। भारत के पास टाटा, इन्फोसिस, एचसीएल जैसी कंपनीज है जो ग्लोबली बहुत सक्सेसफुल है। तो यहाँ से भारत को सीखने की जरूरत है। साथ में भारत को चाइना से भी सीखने की जरूरत है। देखो, इस समय चाइना और भारत के रिलेशन अच्छे नहीं है, पर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि चाइना भारत से आगे, और अगर भारत को चाइना के आसपास पहुंचना है तो उसे चाइना से कुछ चीजें सीखनी होंगी और उसकी जैसी कुछ पॉलिसीज भी लानी होंगी। अब क्या सीखने की जरूरत है भारत को, बहुत सिंपल मैं बताता हूँ। आप इस फिगर में दोनों देशों के जीडीपी बाय सेक्टर और हर सेक्टर में कितना लेबर फोर्स इन्वॉल्व है वो देख सकते हैं। आप दोनों देशों के फिगर में डिफरेंस देखो, इससे आप खुद समझ जाओगे कि भारत कहाँ पीछे। भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर चाइना से बेहतर है, उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी एग्रीकल्चर सेक्टर ने कोरोना के समय भारत की लाज बचाई है। सर्विस सेक्टर भारत का बेस्ट है, इसी ने भारत की अर्थव्यवस्था का बोझ उठाए रखा है। भारत चाइना से इंडस्ट्री सेक्टर में पीछे है, तो भारत सरकार को किसी भी तरीके से इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ाना होगा और इंडस्ट्री सेक्टर में काम करने के लिए जो लेबर फोर्स आएगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में 44% लेबर फोर्स है, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर फोर्स ट्रांसफर होकर इंडस्ट्री सेक्टर में आता है तो उससे एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई असर नहीं पड़ेगा और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब भारत सरकार इंडस्ट्री सेक्टर पे फोकस करेगी।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किन कारणों से चाइना भारत से आगे हुआ है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वीडियो था जिसमें क्लियरली बताया गया कि क्यों चाइना हमसे आगे निकल गया। और मेन मुझे तो यही लगता है कि हमारा जो पॉलिटिक्स है वो हमें रोक के रखती है। वही कह रहे हैं ना, जो भी ऑपोजिशन में आता है वो दूसरी पार्टी को काम करने नहीं देता। तो मैं तो यही कहूँगी कि अब जो पार्टी आई है उसको लगाए रखो बहुत टाइम तक, ताकि जो जो उनके प्लान्स है डेवलपमेंट के कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, वो सब जो है वो करके खत्म कर सकें। अब जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि बुलेट ट्रेन थी। अब बुलेट ट्रेन जब बीजेपी का वहां पे था, वो कह रहे हैं बहुत फास्ट काम चला, पर जैसे बीजेपी वहां से हटी तो नेक्स्ट जो पार्टी आई वो पूरा काम ही रुक गया। तो अगर सोचो, अगर बीजेपी आई होती तो हो सकता है अभी तक बुलेट ट्रेन पूरी बन के रेडी भी हो गई होती। क्या मजा आता, कितना अच्छा होता। पर सैड बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब पार्टीज को एक दूसरे के अगेंस्ट की जगह कंट्री की बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। अगर उन किसी एक पार्टी ने शुरू किया है तो जब आप आते हो तो उसे कंटिन्यू करके फिनिश करो, तो आपकी भी जय जयकार होगी कि देखो कि आपने खत्म किया। मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट होगा खत्म किसने किया, बनवाई किसने एंड में। तो पता नहीं क्यों माइंडसेट ऐसा हो रहा है पॉलिटिशियंस का या पॉलिटिक्स के अंदर कि दूसरी पार्टी ने किया तो हम नहीं खत्म करें, उसको रोक दें। सैड बात है। होपफुली मेरे ख्याल से जो न्यू जनरेशन आएगी और पॉलिटिशियंस बनेगी वो शायद अलग सोचे। मेरी तो यही एक मैं कहूँगी ड्रीम है, मेरी जैसे कहते हैं ना तमन्ना टाइप ख्वाहिश है। तो होपफुली ऐसा होगा कि ऐसी समझ आएगी। पर वीडियो बहुत अच्छा था, सोचने को मजबूर करता है कि हमें कहाँ कहाँ पे बेटरमेंट करनी है ताकि इंडिया भी टॉप में जाए। राइट, सो काफ़ी अच्छा वीडियो था। इसमें इन रियलिटी सिर्फ एक ही पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि इंडिया को वर्ल्ड की कंपनीज को इनवाइट करना चाहिए मेक इन इंडिया। इंडिया ने मेक इन इंडिया का जो अभियान है लेट शुरू किया, दैट इज़ द मेन कॉज। तो मेक इन इंडिया करिए और सभी कंट्रीज इन द वर्ल्ड को बुलाइए, आइए मैन्युफैक्चर करिए। और चाइना के साथ क्या हुआ था कि जब उन्होंने कंट्रीज़ को बुलाया था मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो जो कंट्रीज जो आई थी उन्होंने डिमांड्स की थी कि रोडें आपकी ख़राब हैं, आपकी ट्रेनें ख़राब हैं, आपके पोर्ट्स अच्छे नहीं हैं। तो चाइना ने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया कि अच्छा आपको पोर्ट चाहिए, मैं पोर्ट इम्प्रूव कर देता हूँ, पैसा तो आप दे ही रहे हो, राइट, जो इतना का ट्रेड हो रहा है। तो उस तरीके से इंडिया को भी करना चाहिए। आइए, आपको जहाँ दिक्कत आती है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये क्यों इंडिया बेनिफिट उठा सकता है, क्योंकि यूएस और चाइना की थोड़ी कंटेंशन चल रही है और इस कंटेंशन का थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर कंटेंशन चल रही है तो चाइना का क्या ऑल्टरनेटिव है, वो है इंडिया। तो यूएस को बोलना चाहिए, डिफरेंट कंट्रीज को बोलना चाहिए, आइए मैन्युफैक्चर करिए हमारी कंट्री में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है तो उसे ठीक किया जाएगा, पोर्ट्स ठीक होंगे, एयरपोर्ट्स ठीक होंगे, रोड्स ठीक होंगी, बड़े बड़े ट्रक आएंगे, मैनुअल पावर आएगी, इकोसिस्टम बनेगा, हर चीज़ ठीक की जैसी डिमांड पहले आनी चाहिए। जो आएगा बनाने, वो जो डिमांड करेगा उसकी डिमांड के लिए काम करके सॉल्व करना है। अब दूसरी बात यह है कि कम्युनिज्म या वन पार्टी रूल सोल्यूशन नहीं है। जैसे कह रहे हैं डेमोक्रेसी जो है इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि पार्टीज को ग्रो अप करके ऐसा सोचना पड़ेगा कि देश पहले आता है फिर दूसरी बातें आती हैं। अगर ऐसी बात होती तो यूएसए सुपर पावर कैसे बनता? यूएसए में डेमोक्रेसी है। अगर सारी पार्टीज आके हर चीज़ को धीरे करती रहती तो यूएसए कभी नंबर 1 नहीं बनता। मगर कैसे बना? क्योंकि दोनों पार्टीज एक दूसरे को इक्वल समझती हैं। पहले देश आता है तो जो भी डिसीजन होता है पहले देश आता है, उसके बाद बारी आती है इधर उधर की बातें, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि इतने साल से एक पार्टी थी कांग्रेस, उसके बाद अब बीजेपी आया तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा है तुम कैसे आ सकते हो। एक समय पे ऐसा होगा जो बीजेपी काफी समय तक रहेगी, फिर दोनों पार्टीज को लगेगा अच्छा हम बराबर हैं। और जब इस पॉइंट पे बारी आएगी उनको पता होगा इस साल अच्छा करेंगे हम बन जाएंगे, अगले साल वो बन जाएंगे, बट नेशन को डुबा नहीं सकते। ये मैच्योरिटी वाली बात है। जबकि इंडिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है मगर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका है, राइट। इवेंचुअली हम फर्स्ट नहीं है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका से आ रहे हैं और वहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। तो अब जैसे से डेमोक्रेटिक सिस्टम मैच्योर होता है तब लोगों को लगता है पावर की बात अलग है मगर देश का लॉस नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से रूट कॉज ये है कि आप एफडीआई की जो बात हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ज़रूरी है कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो आ रहा है उससे आप
डील करिए कि आप 10 साल तक चलाइए, फिर हमें दे दीजिए, या 49% चाहिए, हम 51 रहेंगे, मगर आप रिफ्यूज़ मत करिए, क्योंकि बाहर से जो लोग आएंगे वो अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, वो चीज़ें बनाएंगे, आपको फोर्स करेंगे कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकें। और ऐसे ही जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ी थी, आप उससे तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है। जो आ रहा है, हम भी इंग्लिश बोलते हैं, वो भी इंग्लिश बोलते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर खत्म हो गया। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे किसी का रूल नहीं है। आप लीगल सिस्टम बहुत अच्छा है, तो डेमोक्रेसी से जो बाहर से आ रहे हैं उनका फ़ायदा होता है कि अच्छा, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे लीगल राइट्स हैं, करप्शन बाद में ठीक करनी है, वो सब हो जाएगा जब डिमांड आएगी। जब गवर्नमेंट देखेगी इतना पैसे का कॉन्ट्रैक्ट है, तो रोड बनाने में क्या है, सारा पैसा वापस आ जाएगा। और उसके बाद एक्सपोर्ट की बात आएगी कि आप जो है मैक्सिमम जो चीज़ें बना रहे हैं वो एक्सपोर्ट होनी चाहिए, और इंपोर्ट कम करिए। वो आत्मनिर्भर भारत वहाँ पे आ गया कि आप अपना खुद बनाइए, बाहर से मत लीजिए। तो अल्टीमेटली बहुत अच्छी बात है। और एक अच्छी बात ये भी कही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोरोना वायरस में जैसे अब खाना कहाँ से लाएंगे खाना। चाइना को फ़र्क पड़ी है, चाइना को प्रॉब्लम आई है खाना लाने की, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था कि सारा खाना इंडिया में ही बन रहा था। तो ये ग्रेटनेस की बात है, और मेरे ख्याल से इंडिया को बहुत पहले शुरू करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये ब्लेम जाएगा जो उस वक्त पार्टी थी जिन्होंने सोचा नहीं है। अब अच्छी बात है कि आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट आ रहा है, और साथ में बाहर से कंपनीज आ रही है। बाहर से कैसे, जब देख रहे हैं एप्पल आके आईफोन बना के जा रहा है, तो आपको नज़र आ रहा है कि बाहर से कंपनीज आ रही हैं, उनको निमंत्रण दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा है। इतनी सारी हम वीडियोस कर चुके हैं ब्रिजेस के ऊपर, रोड्स के ऊपर, मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो देख रहे हैं कितनी तेज़ी से आगे काम बढ़ रहा है। सो डेफिनेटली इंडिया आप सही पाथ पे, मेरे ख्याल से अगले 10 वर्ष में बहुत चेंजेस आएंगे। यस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।